मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भ्रूण की टेस्टिंग, गर्भपात और भ्रूण हत्या से जुड़े हुए कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे और इस विषय पर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है कानून के जानकार और विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो इस कानून के बारे में परमानंद पांडे जी आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 01206127937 पर कॉल करें या फिर 01206127938 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भ्रूण हत्या की कानूनी परिभाषा क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। नेहा जी, ये भ्रूण हत्या कोई नई चीज नहीं है। हाँ हाँ। वर्षों से या शताब्दियों से चली आ रही है। हाँ। और इनके किन्हीं न किसी प्रकार से लोग इसको जस्टिफाई करते रहे। लेकिन भ्रूण हत्या का मतलब ये है कि गर्भ में पल रहे किसी शिशु की अगर हत्या कर दी जाती है तो जो उसके लिए प्रयास करते हैं, ये भ्रूण हत्या के तहत में आता है। आप जाएंगे देखेंगे कि गांव में से लेकर के और शहरों तक में तमाम ऐसे लोग एक दुकान खोल करके बैठ गए हैं कि अनचाहा गर्भपात आप करवा ले, अनचाहे गर्भ को आप उसका गर्भपात करवा लीजिए। ये इस जंग की चीजें आपको चलती आ रही। सरकार ने इसीलिए 1971 में एक कानून बनाया जिसका संशोधन भी हुआ है 2025 में कि इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि जब चाहे जहां चाहे वहां जाकर के गर्भपात करवा दे। ये नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ मापदंड का पालन करना पड़ेगा और पालन नहीं करने के बाद अगर ऐसे पाया जाता है कि इसने भ्रूण हत्या कराई है तो उसको 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। ये इस कानून के तहत है। अब इसमें भ्रूण हत्या क्या? भ्रूण हत्या ऐसा है कि जब मान लीजिए माँ के जीवन खतरे में हो और कई ऐसी स्थितियां आ जाए तो भ्रूण हत्या उसमें सरकारी रूप से उसमें कानूनी रूप से, सरकारी तो नहीं कर सकते, कानूनी रूप से उसको वैध मान लीजिए कि अगर मान लीजिए माँ की जिंदगी खराब हो रही हो या मर नहीं हो, स्थिति उसके जीवन को बचाया नहीं जा सकता है तो सबसे जरूरी चीज है कि उसके करा दीजिए। और 2-3 चीजें इसमें और भी, जैसे मान लीजिए कोई बलात्कार की पीड़ित लड़की है और उसके वो गर्भवती हो गई है तो उसके लिए भी सब कानून में कुछ छूट है कि उसको गर्भपात कराने की छूट मिली। हाँ। या कोई ऐसी लड़की है जो माइनर है, माने वो 14-15 साल की लड़की है और उसके साथ किसी ने बलात्कार किया है, किसी अन्य कारणों से ऐसी स्थिति आ गई है कि उसको गर्भ हो गया है तो उस गर्भपात कराने की छूट वहां पर भी उसको मिली है। ये 2-3 चीजें इसमें खास तौर पर रखी जाती हैं कि आपको गर्भपात कब करा सकते हैं कोई भी आदमी और गर्भ नहीं करा सकता है। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा है ना कि आप देखिए कई बार धर्म के नाम पर आपने 2012 का एक केस है, वो सविता वर्कर का केस है जिसमें एक डेंटिस्ट थी और वो आयरलैंड में रहती थी। इंग्लैंड माने बहुत पढ़ा लिखा देश माना जाता है, वो आयरलैंड के देश में रहती थी और वो इसके साथ ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो जानलेवा स्थिति आ गई थी। फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि हम चूंकि एक कैथोलिक कंट्री हैं इस नाते आपका गर्भपात नहीं कर सकते। हम तो हुआ क्या, ना तो वो बच्चे को बचा पाए ना उसकी माँ को बचा पाए। तो इसके बाद 2018 में कानून वहां पर बना कि नए गर्भपात के लिए एक निश्चित कानून बनाया जाना चाहिए जिसके तहत माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर बच्चे की जिंदगी नहीं भी बचाई जा सकती है तो वो अजन्मा है, वो अभी इस धरती पर आया नहीं है, उसको आप बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि माँ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके।
ये भ्रूण हत्या का मतलब कि जो ऐसा जो अजन्मा हो, अभी जी जन्म नहीं ले पाया है, जी। वो उसकी हत्या करने का अधिकार, गर्भपात करने को जो कहते हैं उसको फीटिसाइड अंग्रेजी में बोलते हैं, हाँ हाँ। उसको फीटिसाइड है कि अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो उसमें आप किन किन परिस्थितियों में आप गर्भपात करवा सकते हैं और कब कब नहीं करा सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। भ्रूण या अजन्मे बच्चे के कानूनी हक क्या होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई महिला 7 8 या 6 महीने 7 महीने 8 महीने की गर्भवती है, उस दौरान उसके पति का निधन हो जाता है, तो क्या करेंगे? अब वो पति के निधन होने पर वो माँ का बच्चे को लालन पालन कर रही है, तो उसके प्रति और सहानुभूति होनी चाहिए कि वो अजन्मे बच्चे को लालन पालन कर रही है, उसके देख रेख। इसी नाते कानून में अधिकार दिया हुआ है कि उस बच्चे को पूरा अधिकार मिलता है उसकी विरासत मिलने का, और पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलता है, जिससे कि वो एक जन्मे हुए बच्चे की तरह से हो, चाहे अजन्मा हो। मान लीजिए किसी महिला की शादी हुई है और 2 महीने बाद उसके पति का निधन हो जाता है, और निधन होने के बाद वो बच्चा उसके पेट में पल रहा है, तो अब तो ये ऐसी स्थिति है तो उस महिला की तो कोई गलती है नहीं, महिला तो उसकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी कि जो उस बच्चे का लालन पालन कर रही है, लालन अपने पेट में रख रही है, और वो उस बच्चे को 9 महीने बाद जन्म देगी। तो ऐसी स्थिति में उस अजन्मे बच्चे का पूरा अधिकार है, जो कि किसी जन्म से बच्चे को मिलता है, जी जो अधिकार उसको मिलता है। इस नाते अजन्मे बच्चे का भी वही अधिकार है। जी। क्या भ्रूण की टेस्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है? किन हालातों में टेस्टिंग संभव है? हालांकि कुछ चीज़ें आपने बताई भी है अभी, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बताएं सर। देखिए, भ्रूण की टेस्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। भ्रूण की टेस्टिंग का जानकारी मतलब ऐसा ही स्थिति आ जाती है, मान लीजिए कोई महिला बहुत खराब स्थिति में है और वो उसके कई बीमारियां लगी हुई है, कोई परेशानी हो रही है, तो उस स्थिति में क्या कराएंगे? वो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, और डॉक्टर रिकग्नाइज्ड हो, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, उसके पास जाकर के वो भ्रूण की आप जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद उसमें देखा जाएगा कि क्या बच्चे का सही से वो हो रहा है, वो पेट में गर्भ में पल रहा है कि नहीं पल रहा है। अगर वो बच्चा नहीं पल रहा है तो उसके लिए डॉक्टर लोग जैसा सजा देंगे वैसा करें। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है कि भ्रूण के जो ये टेस्टिंग करने की बात हो गई होगी, आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर ऐसा हो गया है कि ये फीमेल फीटिसाइड, लोग क्या कहते हैं कि नहीं, जो बच्चियां हैं उनको आप गर्भ से निकाल दीजिए। अब ये इसकी स्थिति के कारण तमाम जगहों पर, तमाम देशों में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बच्चे, लड़के तो बहुत ज्यादा हो गए हैं लेकिन लड़कियां नहीं हो पाई। ये देखिए भारत में ही, भारत में पश्चिम बंगाल में एक तरह से आप देखिए जो जेंडर का है, ये बराबर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी की स्थिति है, हरियाणा में भी, हरियाणा में बहुत खराब। जी, आपने ठीक कहा, हरियाणा में बहुत खराब है, पंजाब में इसकी स्थिति खराब है, और तो और ये पाकिस्तान में और खराब स्थिति है, बांग्लादेश में इसकी स्थिति है, कि हरियाणा पंजाब में एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ये स्थिति बनी हुई है कि महिला जो बच्चे हैं, जो फीमेल हैं, उन बच्चों के लोग जाकर के नीम हकीम के यहाँ जाकर के जांच करा करके उसकी किसी तरह से हत्या कर देती। इस चीज को रोकने के लिए कहा गया है कि आप किन परिस्थितियों में जांच करा सकती हैं। जांच कराने का भी एक कारण होगा कि किन परिस्थितियों में, जांच कराने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या गर्भ में पल रहा बच्चा ठीक से है या नहीं है, या बच्चा किसी विकार से है। मान लीजिए वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि लूला लगना और कई चीज के पैदा होने वाला है, या कई हैंडीकैप बच्चा होने वाला है, तो उस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको सर्टिफिकेट 2 लोग देंगे, उस सर्टिफिकेट देने के बाद ही उसका गर्भपात कराया जा सकता, अन्यथा नहीं कराया जा सकता। जी जी जी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर PNDT एक्ट क्या है, इसे क्यों बनाया गया और क्यों पड़ी कानून में संशोधन की जरूरत? देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो ये हो ही गया। एक जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, टेक्निक है, प्रीनेटल माने जन्म के पहले की डायग्नोस्टिक उसका टेक्निक की जाती है। तो उसमें टेक्निक में क्या है
कि वो बच्चे को देखना पड़ता है, माँ के ऊपर कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा है, बच्चे क्या देख रहे हैं। तो इसी नाते एक कानून के तहत भी रखा गया है कि अगर 17 से 18 वीक तक का माने बच्चा है, उसके पेट में पड़ रहा है और कोई न कोई परेशानी पैदा हो गई है, तो उस स्थिति में वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर उसको उसका गर्भपात कराया जा सकता है। लेकिन अगर 20 हफ्ते से ज्यादा का है तो उसके लिए पूरी तरह से फिर दोबारा जांच हो जाएगी और देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कौन सी खराबी, क्यों कि उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या माँ का स्वास्थ्य खराब हो रहा है या बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ये इन चीजों पर आपको ध्यान रख करके तभी उसकी अनुमति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। कई बार देखिए यहाँ का जैसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 26 हफ्ते के सप्ताह के बच्चे के गर्भपात की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सप्ताह तक के बच्चों को दे दिया है। अब तो 30 सप्ताह तक के बच्चे की भी अनुमति मिल गई थी कि उसमें अगर मान लीजिए माँ की जिंदगी खतरे में आ गई है, माँ मर जाएगी ऐसी हालत में, तो क्या किया जाएगा। और बच्चे की ऐसी स्थिति है कि वो बच्चा अगर आ भी जाता है इस संसार में तो वो माँ और बाप का दोनों का जीवन दूभर कर देगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये दिया कि देखिए ऐसी स्थिति में कि ये बच्चा जो है मानसिक रूप से रिटार्डेड विकलांग होगा और माँ के लिए जीवन दूभर हो जाएगा, बच्चे के गर्भपात पाने की अनुमति मिल जाती है। तो 3-4 चीजें इसमें दी जाती हैं। प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के अंतर्गत इस चीज को जज किया जाता है और आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे की जाती है। ऐसा नहीं कि जाइए नीम हकीम के यहाँ जाकर के कोई दवा लेकर के और उसको टर्मिनेट करा दे, नहीं, उसके टर्मिनेशन का पूरा सरकारी अस्पताल में होगा, व्यवस्था होगी और उस व्यवस्था को सरकार कुछ चीज का वहन करेगी कि सरकार ये डॉक्टरों की राय के अनुसार इसका टर्मिनेशन किया जा रहा है। और डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि अगर ये बच्चा वो जब आ भी गया धरती पर तो धरती पर आने के वो माँ बाप के लिए बोझ ही रहेगा, समाज के लिए बोझ रहेगा, कोई से ध्यान नहीं दे पाएगा, वो विकलांग रहेगा, मानसिक रूप से विकलांग रहेगा। बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजन होने चाहिए उसके पीछे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। बताइए कि अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए PNDT एक्ट के तहत क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, और इसी के साथ ये भी बताइएगा कि भ्रूण के लिंग टेस्टिंग पर क्या कानून है। देखिए सबसे जरूरी चीज तो ये है, माँ बाप का ध्यान तो रहता ही है कि भ्रूण हत्या उसको न कराएं और उस चीज को ध्यान में रखें। डॉक्टरों को खास तौर पर नर्सिंग होम्स को ये जानकारी दी गई कि आप इसमें साफ साफ ये लिखेंगे कि हम इसमें आप बच्चे का लिंग नहीं बताएंगे। कहीं भी आप टेस्ट करने जाएंगे तो बच्चा पुल्लिंग है माने स्त्री है, बच्ची है या बच्चा है, इसके लिंग का निर्धारण आप कतई नहीं करेंगे और ना तो बताएंगे अगर आपको मालूम हो जाता है तो उसमें ऐसी स्थिति डॉक्टर को भी जाती है और नर्सिंग होम्स को भी जाती है। और जो इसका उल्लंघन करेगा वो कानूनी दंड का भोगने के लिए उसके लिए जिम्मेदार होगा। उसके लिए तो ये साफ साफ ये बात रखी गई। अब इसमें एक चीज और भी है कि वो अगर मान लीजिए आप जांच कराते हैं और बहुत सारे लोग होता है कि आपको हम बताएं कि यहाँ पर भारत में तो खास तौर पर ये जिसका आपने उल्लेख किया है हरियाणा पंजाब, यहाँ पर क्या है कि वो डॉक्टर को जाते हैं और डॉक्टर को कुछ अवैध रूप से पैसा देते हैं, उसको 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया देते हैं और उससे कहते हैं कि आप इसका बता दीजिए कि ये लड़की है या लड़का है। जब वो बता देते हैं कि लड़का है या लड़की है तब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के फिर वो अपनी सिद्धानुसार को मैंने खुद इस चीज को देखा है तमाम सारी स्त्रियों को जिनके 1-2 बच्चियां हो गई हैं और वो तीसरे बच्चे के लिए गई हैं और अगर मान लीजिए तीसरे लड़की हुई है तो उसके लिए भी वो कहते हैं। तो ये एक तरह से लड़कियों के प्रति अत्याचार है, लड़कियों के प्रति एक तरह का ऐसा इस देश में मानसिक अवधारणा बन चुकी है कि लड़कियों को। मैं आपको बहुत दूर नहीं ले जाकर के अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी माँ के मेरी 2 बड़ी बहनें, पहले ही 2 बहन, तो मेरी दादी ने मेरी माँ से कहा कि तुम्हारे क्या लड़कियां ही लड़कियां होंगी। फिर उसके बाद की स्थिति आई कि मेरी माँ के 4-5 बच्चे हुए और वो सब के सब लड़के हुए। तो उन्होंने कहा कि देखिए उस जमाने की बात है, ये आज की बताइए और
75 से 80 साल पुरानी बात है कि जब वो मेरी 2 बहनें हुई और उसके बाद मेरी दादी ने कहा कि क्या तुमको लड़कियां ही लड़कियां हो, ऐसी स्थिति में आ गए। तो आज का जमाना तो वो उसके हिसाब से देखते हैं कि तो लगता है कि अरे कई बार ठीक है। आज के जमाने में तो 3 लड़कियों के बाद मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा है कि जो कहते हैं कि जाकर के हम वहां बच्चे का गर्भपात कराएंगे। तो ये डॉक्टरों को, नर्सिंग होम को ये पूरी तरह से ये हिदायत दी रहती है कि आप बच्चे या बच्ची के लिंग निर्धारण नहीं करेंगे, लिंग के बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या किस ढंग का है। और उसके बाद आपका काम होगा कि उनको देखना होगा कि अगर बच्चा ठीक ढंग से स्वस्थ है, चाहे लड़की या लड़का है, और माँ पर कोई गलत असर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप गर्भपात कराने की सजा नहीं देंगे। ये उनको निर्देश दिया गया है। ठीक है। किसी भी गर्भपात से पहले डॉक्टर्स की सलाह क्या जरूरी होती है कानूनी रूप से, और इस पर क्या कानून का प्रावधान रहता है? जी, किसी गर्भपात से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है और डॉक्टर की राय लेनी। इसी नाते तो ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक आई है, जो और डायग्नोज करें, इस चीज को बताएं कि हम अगर मान लीजिए किसी महिला का उसका डायग्नोसिस करें और देखें कि क्या उसके महिला के स्वास्थ्य पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा है, या बच्चा ठीक से है कि नहीं। बच्चा को मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति में आ जाती है कि बच्चा ठीक नहीं है, जैसे कि हमने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस चीज के किया था कि वह कर रहे हैं, और बच्चा जो पैदा होगा वो बच्चा पूरे समाज पर बोझ होगा, पूरी परिवार पर बोझ होगा, माँ बाप पर बोझ होगा, उसका ठीक से लालन पालन नहीं हो सकता है, तो ये डॉक्टर ही सलाह दे सकता है, डॉक्टर की सलाह पर ही इसका टर्मिनेशन कराया जा सकता है। तो बहुत जरूरी है कि डॉक्टर की राय ली जाए और डॉक्टर से पूछा जाए कि क्या किया जा सकता है। अगर कई बार स्थितियां अगर होती हैं ठीक कि उसमें बच्चे को ठीक से सेव किया जा सकता है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, माँ के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ने पाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर लोग सलाह नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, स्थिति में आप गर्भपात के लिए अनुमति दे सकते हैं। जी ठीक है। अधिनियम गर्भपात करने वाले चिकित्सकों की योग्यता का भी निर्धारण करता है क्या, और ऐसे में अगर केवल सरकारी लाइसेंस प्राप्ति जो केंद्र होते हैं वहीं पे गर्भपात कराया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। जी, ये उनकी योग्यता होती है, वो पूरी तरह से वो इसके लिए सक्षम होते हैं, पूरी जानकारी होती है। ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिक्स ये पूरा जानकारी रखते हैं कि कैसे वो बच्चे का कैसे डिलीवरी कराई जाएगी, या कौन सी स्थिति में है, कितने स्टेज पर आ चुका है, इसके बारे में उसको ध्यान से देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वो नहीं देते हैं तो उनको दंड देना पड़ेगा। दूसरी चीज आपने जो पूछा कि क्या इनको एक निश्चित केंद्र पर ही कराया जा सकता है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं हो। उनके यहाँ बाकायदा पूरा सर्टिफिकेट होने से प्राइवेट हॉस्पिटल माने जैसे दूसरे हॉस्पिटल है वैसे वो भी हॉस्पिटल है, लेकिन उनमें ये देखना होगा कि वो भी उसी नियमों का पालन करते हैं जो सरकारी अस्पताल के लोग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गली पर नुक्कड़ में कई जगह ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है, जो कई दाई किस्म की नर्सिंग में इस टाइप की औरतें बनी होती हैं। वो बच्चे को कहती हैं कि हम पैदा कर देंगे, और बच्चे नहीं पैदा करती हैं, बल्कि वो बच्चे के साथ और माँ के साथ दोनों के साथ अत्याचार करती हैं, और उसमें माँ की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है, बच्चे की जिंदगी तो खतरे में पड़ती ही पड़ती है, उनका तो वो कर ही देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है 20 से 25 हफ्ते के भीतर वो ऐसी स्थिति ले आके रख देती हैं कि वहां पर उनका गर्भपात कर देती हैं, और गर्भपात में माँ का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हॉस्पिटल्स में ही इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए जहां पर कि उनका गर्भपात कराया जा सकता है, और अन्यथा नहीं कराया जा सकता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय के जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।